बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी सरगोदा का जो पेपर अभी रिसेंटली 2-3 रोज़ पहले हुआ है मैं उसको डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो पेपर पैटर्न है वो सेम ही है। यानी ये वीडियो आपके दो मकसद पूरे करेगी। एक तो आपको रिसेंटली होने वाला जो पेपर है एडीबी पार्ट 2 का, और इसके अलावा ये वीडियो जो है वो एक तो यानी एडीबी पार्ट 2 का मैं ये पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, और दूसरा जो है आपको इस वीडियो के थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है एडीबी पार्ट 2 का और इसके अलावा बीए पार्ट 2 का उसका आपको आइडिया हो सकेगा। स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आपके ये पेपर जो है क्वाइट रिसेंटली लिया गया है, यानी ये सप्लीमेंट्री 2021 का पेपर है जो 2-3 रोज़ पहले ही हुआ है, और ये पार्ट 2 का पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि कंपलसरी है, और 100 मार्क्स का अमल ये पेपर जो है ये 3 घंटे का होता है। स्टूडेंट्स ये बुनियादी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अब कबल इसके कि मैं आपके साथ इसका पूरा पेपर जो है ये वाला अभी डिस्कस करूं और आपको बताऊं पैटर्न वाइज, और मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए ताकि इसकी आपके लिए विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो सके। स्टूडेंट्स जो है ये पेपर जो है ये 2 सेक्शंस पर मबनी होगा, एक सेक्शन ए और दूसरा ये आप नीचे देख सकते हैं सेक्शन बी, यानी ये 2 सेक्शन पर मबनी पेपर है। ये एडीबी पार्ट 2 का ये पेपर है स्टूडेंट्स, याद रहे एडीबी पार्ट 2 का ये पेपर है, और इसमें सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है सेक्शन ए, ये 40 मार्क्स का होगा। इसमें जो 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो मॉडर्न एसेज एंड प्रोज का ये पोर्शन होता है, और जो नीचे वाला जो पोर्शन है यानी इसमें जो सेक्शन ए का जो दूसरा पार्ट होगा वो नॉवल यानी द ओल्ड मैन एंड द सी वाला पोर्शन होता है। तो स्टूडेंट्स यूँ आपका ये 40 मार्क्स का ये जो आपका ये पोर्शन बनता है, और इसमें ऐसे आपको मैं बता दूं कि आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बी, और यहाँ पे देखें ये सी। तो आपको 3 मॉडर्न एसेस दिए जाएंगे। आपके जो टोटल 20 मॉडर्न एसेस हैं उनमें से आपको 3 एसेस दिए जाएंगे, उसमें से आपने कोई से भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये एक जो आपका अटैम्प्ट किया गया पार्ट होगा वो 10 मार्क्स का होगा, और यूँ जो है ये 20 मार्क्स का ये पोर्शन आपका बनता है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंगली बता देता हूँ। जैसे ये देखें, पॉइंट आउट द कंपैरिजन शोन बाय डेविड स्कॉट ड्यूरिंग ए स्टे ऑन द मून। ये आपका एसे नंबर 6 यानी वॉकिंग ऑन द मून से लिया गया है। मॉडर्न एसे की जो आपकी बुक है उसमें ये मॉडर्न एसे नंबर 6 है वॉकिंग ऑन द मून, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया जिसमें डेविड स्कॉट यानी जो कि एक एस्ट्रोनॉट था और जिसने अपोलो 15 मिशन के ज़रिए चांद की सतह पर कदम रखा था, और चांद की सतह पर और ज़मीन की सतह पर जो तब्दीली है या वो जो चेंज उसने महसूस की और वहाँ पे जो डिफरेंस महसूस किया वो इसके अंदर हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूँ कि 150 से लेके 200 वर्ड्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे उसने महदूद कर दिया है कि 150 वर्ड्स होने चाहिए। तो आप 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान अगर क्वेश्चन का आंसर रखते हैं तो वो ज़्यादा एक सूटेबल चीज़ मानी जाती है। तो एटलीस्ट 150 वर्ड्स होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 200 वर्ड्स जो है वो आप कंसीड कर लीजिए। इस तरह स्टूडेंट्स देखें एक ये द बी पार्ट इसका, व्हाट आर द काजेज ऑफ ब्यूटी कल्ट इन अमेरिकन सोसाइटी, यानी यहाँ पे ये मॉडर्न एसे नंबर 9 है मॉडर्न एसे की बुक में से, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है कि ब्यूटी यानी हुस्न का जो रुझान है, यानी ब्यूटी को इंक्रीज़ करने से मुतल्लिक जो एक रुझान चल रहा है, कल्ट का माना रुझान होता है अमेरिकन सोसाइटी में, इसको डिस्कस कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपका मॉडर्न एसे नंबर 15 है, और ये ऐसे जो है ये साइंस एंड वैल्यूज़ में से ये टॉलरेंस में से लिया गया है। टॉलरेंस नामी आपका ये मॉडर्न ऐसे जिसे E.M. फॉरेस्टर ने लिखा है। तो इसमें उसने कहा इट इज़ ईजी टू सी फेनेटिसिज्म इन अदर्स, कि दूसरों में जुनून देखना तो बड़ा आसान होता है बट डिफ़िकल्ट टू स्पॉट इन वन सेल्फ, लेकिन अपने अंदर वो जुनून देखना, स्पॉट करना, उसको तलाश करना, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो ये टॉलरेंस का आपका एक ऐसे था। तो स्टूडेंट्स ये आपका मॉडर्न ऐसे का सेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। वो स्टूडेंट्स जिनको पेपर पैटर्न का बिल्कुल नहीं पता वो याद रखें, पार्ट 2 में आपका मॉडर्न ऐसे का ये वाला जो पोर्शन है ये 20 मार्क्स का आएगा। ये आपकी अलग से किताब है मॉडर्न एसेज इन प्रोज की।
इसके बाद अब हम नॉवल की बात करते हैं। तो नॉवल हमारे सिलेबस में जो शामिल है द ओल्ड मैन एंड द सी शामिल है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे और हस्बे साहब का इसमें से भी आपको 3 पार्ट्स दिए जाएंगे और आपने इन 3 पार्ट्स में से कोई से 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एंड द सी का पहला क्वेश्चन, ए पार्ट, बी पार्ट और यहाँ पे देखिए ये सी पार्ट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेनोलन फॉर सैंटियागो इन द नॉवल, यानी इस नॉवल में सैंटियागो नामी किरदार के लिए जो हमारा जो मेन हीरो है द ओल्ड मैन सैंटियागो, उसके लिए जो लड़का मेनोलन है उसकी क्या अहमियत है। सो इनफैक्ट ये रिलेशनशिप वाला सवाल है, रिलेशनशिप बिटवीन बॉय एंड दी ओल्ड मैन का, और बच्चा जो है वो उसके लिए किस तरह सिग्निफिकेंट है, यानी किस लिहाज से बच्चा अहम है। तो सारी बात है बच्चा जो ओल्ड मैन को हेल्प आउट करता है, उसका एक तनहा एक दोस्त है, हमदर्द है और उसका ख्याल रखने वाला एक करेक्टर है मेनोलन। सो दैट्स वाई मेनोलन ओल्ड मैन के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये लड़का मेनोलन जो है ओल्ड मैन के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो आप इस हवाले से ये रिलेशनशिप बिटवीन द बॉय एंड द ओल्ड मैन का ही एक क्वेश्चन बनता है। इस तरह देखें स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन द एंडिंग ऑफ द नॉवल। इस नॉवल की एंडिंग पे नोट लिखिए, यानी इस नॉवल की एंडिंग कैसी हुई है। जारी बात है इस नॉवल की एंडिंग में हम देखते हैं कि ओल्ड मैन जो है खाली हाथ वापस आता है और वो मारन मछली को पकड़ तो लिया था उसने, लेकिन वो मारन मछली जो है उसको शार्क्स जो हैं, डेंजरस शार्क्स जो हैं, उसका गोश्त नोच नोच कर वो खा जाती हैं और ओल्ड मैन के पास सिर्फ मछली का एक ढांचा ही बचता है और ये मछली का ढांचा ओल्ड मैन साले समंदर पर फेंक कर थकी हालत में, थका मांदा अपनी झोपड़ी में चला जाता है और वहाँ पे जाके सो जाता है और ज़ख्मी हालत में वो है। और मछली का ढांचा किस तरह से सिग्निफिकेंट है, इस तरह की हम एंडिंग इसकी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हेमिंगवे डेफ्टली यूजेस सिंबलिज्म टू इम्पार्ट डेप्थ टू हिज नॉवल। ये इसके राइटर पे क्वेश्चन, अक्सर जो इसका जो नॉवल का जो राइटर है हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे, उसके ऊपर क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है कि हेमिंगवे ने बड़ा डेफ्ट अंदाज से, बड़े वाज़ेह अंदाज से उसने सिंबलिज्म इस्तेमाल की है और क्यों की है, ताकि उसके नावल को ज़्यादा गहराई मिल सके। तो सिंबलिज्म का इस्तेमाल हम जानते हैं लिटरेचर में, सिंबलिज्म का इस्तेमाल जो है वो किसी भी तहरीर को, किसी भी राइटिंग को उसको डेप्थ बख्शने के लिए, उसको गहराई बख्शने के लिए, उसको वाइडर सेंस और एक डीपर सेंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिंबलिज्म का इस्तेमाल, जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इस नावल में डेप्थली इस्तेमाल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा। तो यूँ स्टूडेंट्स आपका ये जो पहला सेक्शन है 10 मार्क्स यानी 20 मार्क्स का, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब हम इसका दूसरा सेक्शन देखते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी में स्टूडेंट्स आपके लिए जो है ये 60 नंबरों पर मुश्किल, यानी 60 मार्क्स पर ये पोर्शन मबनी होगा। याद रहे स्टूडेंट्स के पंजाब यूनिवर्सिटी का पैटर्न और सरगोदा यूनिवर्सिटी का पैटर्न अब एक ही है, आप इस पैटर्न को देख लीजिए। आपको टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 एसेस दिए गए हैं। तो मेक एन आउटलाइन, यानी आपने इसकी आउटलाइन भी बनानी है। ये 5 मार्क्स की आपकी आउटलाइन है, ये देखिए उन्होंने यहाँ पे इसकी नंबरों की तकसीम जो है डिवीजन करके आपको बता दिया है। 5 मार्क्स की आपकी आउटलाइन है। एंड राइट एन ऐसे, और एक ऐसे लेके कॉरस्पॉन्डिंग टू आउटलाइन, जो कि आउटलाइन के बिल्कुल मुताबिक हो। आउटलाइन के यानी जैसे आपने आउटलाइन स्केच आउट की है, जो तरतीब, जो पॉइंट्स आपने आउटलाइन में लिखे हैं, उसी पॉइंट लाइन, उसी आपने तरतीब से, उसी की मुताबिकत के साथ आपने ऐसे को स्केच आउट करना है। ये कॉरस्पॉन्डिंग टू द आउटलाइन लिखा हुआ है। और 300 से 350 के दरमियान जो वर्ड्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे, और एनी वन ऑफ द टॉपिक, यानी यहाँ पे किसी एक टॉपिक में आपने एक ऐसे लिखना है। ऐसे जो दिए गए इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का बना अफरात-ए-ज़ार होता है, यानी इसको डियरनेस कहते हैं, प्राइस राइजिंग कहते हैं, महंगाई कहते हैं, उसमें से डिस्कस करना है। और प्लेयर्स ऑफ चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड की जो खुशियाँ, इसके ऊपर आपको ये कैसे दिया गया है। और मुस्लिम यूनिटी, यानी मुस्लिम इत्तेहाद, उम्मत मुस्लिमा का जो इत्तेहाद है, उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, उसकी क्या कंडीशन है इस वक्त और किस हद तक मुस्लिम यूनिटी की ज़रूरत है। इस तरह हाउ टू कम्बैट टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी के साथ कैसे निपटा जा सकता है, उसके साथ कैसे फाइट की जा सकती है। कम्बैट का माना बेटे फाइट करना होता है। इस तरह स्टूडेंट्स देखते हैं एजुकेशन फॉर वुमेन, ये ख़वातीन के लिए तालीम, ख़वातीन की तालीम किस कदर इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में इसकी क्या कंडीशन है, दुनिया में एजुकेशन फॉर वुमेन के लिए क्या मैयर्स, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में इसकी क्या सिचुएशन है, इसके हवाले से आपने डिस्कस करना है और ये बताना है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़। इसमें स्टूडेंट्स आपका ये 25 नंबर का सवाल है, बहुत बड़े मार्क्स हैं, जारी बात है। इसके अंदर 25 नंबर का सवाल, 5 नंबर की आउटलाइन और 20 नंबर का आपका ऐसे का मटेरियल होगा।
स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट जो है आपको करेक्शन का सवाल आएगा। ये करेक्शन का जो सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है और बारहा मैंने इसकी वीडियोस भी अपने इस चैनल पे डिस्कस की हुई हैं आपके साथ। तो आइए मैं आपको करेक्शन का बता दूं। एक तो कि आपको 10 सेंटेंसेस दिए जाएंगे करेक्शन के। ये सारे के सारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट होंगे, ये 10 के 10 सेंटेंसेस। आपने इनमें से कोई से 5 यानी आप इनमें से कोई से 5 सेंटेंसेस करेक्ट करेंगे, यानी एक आपका करेक्ट किया गया सेंटेंस जो है जुमला जो है वो 10 मार्क्स का होगा, सॉरी 2 मार्क्स का होगा और यूँ ये 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन बनता है। स्टूडेंट्स ये करेक्शन आपके लिए मैं थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ ब्रीफली। यू हैड बेटर टू अटेंड टू योर वर्क, बेहतर है कि आप अपने काम की तरफ तवज्जो दे लें। याद रहे स्टूडेंट्स, हैड बेटर के बाद टू नहीं आता, ये हमने ये वाला टू हटाना था। और ये जो मेरे नोट्स और जो बुक मैंने आपको अपनी प्रिंट की हुई आपको दी हुई है उसमें मैंने आपको बताया था कि रूल नंबर 14 में कि हैड बेटर के बाद आपने टू इस्तेमाल नहीं करना। हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये टू हटाना था आपने। नंबर 2 है शी एंजॉयड एट द पार्टी, उसने पार्टी पे एंजॉय किया। ये भी मेरे नोट्स और मेरी बुक के रूल नंबर 29 में से लिया गया है ये सेंटेंस। शी एंजॉयड एट द पार्टी, उसने पार्टी पे एंजॉय किया। तो ये एंजॉय एक ऐसी वर्ब है स्टूडेंट्स के जो रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाती है और ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रनाउन लगाना। तो यहाँ पे एंजॉयड के बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रनाउन लगाना है। तो आपका सब्जेक्ट चूँकि शी है तो हम कहेंगे शी एंजॉयड हर सेल्फ, तो यहाँ पे आपने हर सेल्फ इसके साथ एडिशन करना था। नंबर 3 पे देखिए अनलेस यू डू नॉट सेव योर सेव यू कैन नॉट लिव हैप्पीली, जब तक आप सेव नहीं करोगे, आप बचत नहीं करोगे, यहाँ सेव का माना बचत करना होता है, जब तक आप बचत नहीं करोगे आप हैप्पीली नहीं रह सकते। स्टूडेंट्स मेरे नोट्स पे ये रूल भी मौजूद है और ये रूल जो है मैंने वहाँ पे 27 के नंबर से आपको बताया था कि 20 नंबर 7 रूल जो है मेरा, उसमें मैंने बताया था कि जिन सेंटेंसेस में अनलेस इस्तेमाल होता है तो ये ऑलरेडी एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है। तो इस नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ आपने डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अनलेस की मौजूदगी में आप कोई भी नॉट या नॉट की कोई भी शक्ल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे से में नॉट आए हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें इस नॉट पर इतराज़ है जो कि अनलेस वाले पोर्शन में है। नंबर 4 पे देखेंगे इफ़ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरी तरफ आ जाता, आई हैड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद कर देता। स्टूडेंट्स याद रहे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंसेस में ये मैंने आपको वीडियो आपको लिए अपलोड की हुई है कंडीशनल सेंटेंसेस की, और ये टाइप 2 है और इसमें अगर हैड है तो हैड के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, यानी इफ़ वाला पोर्शन, इफ़ क्लॉज जिसे हम कहते हैं, अगर पास्ट परफेक्ट में होगी तो दूसरी जो क्लॉज है वो वुड हैव में होगी। तो यहाँ पे हैड लगाया गया, हैड इनकरेक्ट है, इसकी जगह वुड हैव का इस्तेमाल करना था। नंबर 5 देखेंगे अपोलोजाइज फ्रॉम मी, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज फ्रॉम नहीं होता, अपोलोजाइज टू होता है, यानी जिस शख्स से माफ़ी मांगी जाए उसके लिए हम अपोलोजाइज टू मी कहते हैं। ये अपोलोजाइज टू मी और आगे लगाते हैं फॉर, यानी और जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी जाती है उसके लिए फॉर लगाते हैं, लेकिन वो चीज़ तो यहाँ पे है नहीं कि जिस ख़ता के लिए या जिस गलती की आपने माफ़ी मांगनी है। तो अपोलोजाइज टू आएगा, ये अपोलोजाइज टू मी, ये प्रेपोजिशन की गलती है, अपोलोजाइज फ्रॉम नहीं आएगा, ये अपोलोजाइज टू मी। नंबर 6 पे देखेंगे शी एंगेज विद रिच बॉय, और उसकी शादी जो है एक अमीर लड़के से कर दी गई। शी एंगेज्ड यानी वो उसकी मंगनी हुई, शी इज़ एंगेज्ड विद द रिच बॉय। सो ये इज़ नहीं आएगा, या शी वॉज एंगेज्ड करने से शी वॉज एंगेज्ड आएगा, शी वॉज एंगेज्ड विद अ रिच बॉय, उसकी एक अमीर लड़के से शादी मंगनी कर दी गई, शी वॉज एंगेज्ड। और एक तो इसमें ये भी पॉसिबल मिस्टेक है, दूसरा आप इसके साथ एंगेज का टू लगाएंगे, यानी जिसके साथ आपकी मंगनी होनी है तो आपने उसका टू प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है, इसमें भी प्रपोजिशन की गलती है। शी वॉज या शी इज़ एंगेज्ड टू ए रिच बॉय, या ज़्यादा बेहतर है कि शी वॉज एंगेज्ड टू अ रिच बॉय, उसकी एक अमीर लड़के से शादी कर दी गई, यानी आपने विद की जगह आपने टू लगाना है। इस तरह देखें द चेक ऑफ द अलाइड बैंक, दिस चेक इज़ ऑफ द अलाइड बैंक, ये चेक जो है अलाइड बैंक का है। तो हम लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करेंगे अलाइड बैंक का, यानी चेक जिस बैंक पर होता है हम उसका ऑफ नहीं लगाते, हम उसके लिए ऑन लगाते हैं। तो हम कहेंगे दिस चेक इज़ ऑन द अलाइड बैंक, यानी ये ऑन इसके साथ हमने इस्तेमाल करना है। लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो ऑफ ही ठीक लगता है, लेकिन जिस बैंक के
के लिए ये चेक होगा, हम उसके लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू रेन, नंबर 8 पे देखें, ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से दे कुड नॉट रीच इन टाइम, वो वक्त पे ना पहुंच सके। स्टूडेंट्स ड्यू टू, ये मेरे नोट्स हैं उसमें रूल नंबर 7 है। मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू जो है उसका इस्तेमाल इसका माना की वजह से होता है, लेकिन ड्यू टू हम इस्तेमाल नहीं करते स्टार्ट में। ड्यू टू हम तब यूज़ करते हैं जब इसके साथ वो इज़, एम, आर, वाज, वर जो है वो यूज़ किया गया हो, तो इसको हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम, आर और वाज, वर के साथ इस्तेमाल करते हैं। वरना आप ड्यू टू नहीं लगाते, बल्कि इसकी जगह आप ओइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। स्पेलिंग बता देता हूँ, OWING, ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब होता है की वजह से। नेक्स्ट देखिए, माई टूथ इज पेनिंग, मेरे दांत को दर्द हो रही है। ये जो आमतौर पे हड्डी का दर्द होता है और ख़ासतौर पे जो दांत का दर्द होता है उसके लिए पेनिंग लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है, एचिंग इस्तेमाल होता है। तो माई टूथ इज एचिंग, एच का माना ACHING, एचिंग। तो यहाँ पेनिंग की जगह आपने एचिंग इस्तेमाल करना था। नेक्स्ट देखें, शी डाइड फ्रॉम टाइफाइड, शी डाइड फ्रॉम टाइफाइड, वो टाइफाइड से मर गई। स्टूडेंट्स याद रहे ये प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। बीमारी से मरना, कोई भी बीमारी हो, जैसे कैंसर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, कोरोना है, कोई भी बीमारी है, उसके लिए हम डाई फ्रॉम नहीं लगाते बल्कि डाई ऑफ लगाते हैं। सो शी डाइड ऑफ टाइफाइड। याद रहे कि डाई फ्रॉम नहीं बल्कि डाई ऑफ होता है बीमारी से मरना। तो जैसे हादसा में मरना डाई इन होता है, भूख से मरना डाई बाई होता है, लेकिन किसी बीमारी से मरना जो है वो डाई फ्रॉम नहीं होता बल्कि डाई ऑफ इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स ये करेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आप देख लीजिए कि आपने कैसे इसको अटैम्प्ट किया है, या आप इसको कैसे इन फ्यूचर अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो आप अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका है जो कि इस पेपर में आया है वो ऑटोमेटिक फ्रेजेस का है, ऑटोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम सादा ज़ुबान में एडीएम्स कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये भी आपको 10 एडीएम्स दिए जाएंगे, इसमें से आपने कोई से 5 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखें आपको 50% तकरीबन आपको यहाँ पे चॉइस है कि आपको 10 में से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। मैं थोड़े सा आपको इनको मीनिंग बता देता हूँ। एट 6 एंड 7 का माना होता है बिखरी हुई हालत में, बेतरतीबी के साथ जब चीज़ें पड़ी होती हैं तो उसके लिए हम एट 6 एंड 7 इस्तेमाल करते हैं, उलट पुलट बिखरी हालत में। बॉर्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मन होता है बलाए ना कहानी, यानी अचानक कोई मुसीबत आ जाए आप पर, अचानक किसी की मौत हो जाए, अचानक किसी के ऊपर हादसा हो जाए, अचानक किसी की फैक्ट्री को आग लग जाए, अचानक कोई मुसीबत आप पे आ जाए, तो ये बॉर्ड फ्रॉम द ब्लू होगा, यानी अचानक मुसीबत। एक गॉन होता है किसी को उकसाना, यानी इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, किसी अमल पर, किसी बात पर, किसी एक्शन पर, किसी एक्टिविटी पर, किसी जुर्म पर, किसी गुनाह पर, कोई चीज़, किसी भी चीज़ पर उकसाना जो है वो उसको एग ऑन कहते हैं। मेडन स्पीच का माना पहली तकरीर होता है, यानी जब कोई पहली तकरीर अपनी करता है, अपनी पहली स्पीच करता है तो उसको मेडन स्पीच कहते हैं। टर्न अ डेफ ईयर टू, इसका मतलब होता है कान ना धरना, किसी की बात कर तवज्जो ना देना, सुनी अनसुनी कर देना। टर्न अ डेफ ईयर टू। ब्लो आउट होता है, ब्लो आउट का मतलब फूंक मारकर बुझाना होता है, ब्लो आउट, यानी जैसे आप कोई कैंडल वगैरह जल रही है तो उसको फूंक मार के बुझाते हैं, उसको ब्लो आउट कहेंगे। सो ब्लो आउट होता है फूंक मारकर बुझाना। कॉल ऑफ होता है मुलतवी कर देना, कोई मीटिंग वगैरह मुलतवी कर देना, कोई प्लान वगैरह मुलतवी कर देना। कॉल ऑफ का माना मुलतवी करना होता है। फिक्स अप होता है उड़ाना, धमाके से उड़ाना, इसको फिक्स अप कहते हैं। और एक फिक्स अप होता है मेज़ वगैरह पे आप जो चीज़ें वगैरह लगाते हैं, खाना वगैरह लगाते हैं, उसको भी फिक्स अप द टेबल कहते हैं। और फिक्स अप का माना धमाके से उड़ाना भी होता है। इसके बाद गेट ओवर होता है पर गालब आना, मुश्किलात पर गालब आना, डिफ़िकल्टी पर गालब आना, पर काबू पा लेना, जैसे महंगाई पर काबू पा लेना, दहशतगर्दी पर काबू पा लेना, इसका माना काबू पा लेना होता है, पर गालब आना होता है। डू अवे विद होता है ख़त्म करना, यानी अपने आप को ख़त्म कर लेना, तल्लुकात ख़त्म कर लेना, ज़िंदगी का खात्मा कर लेना। डू अवे विद, ख़त्म कर लेना, इसका माना होता है। स्टूडेंट्स ये आपके 10 ऑटोमेटिक एक्सप्रेशंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे जो आखिरी 2 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपको एक एडिटर का नाम ख़त जो है, और या फिर जॉब एप्लीकेशन, और या फिर कोई भी आपको फॉर्मल एप्लीकेशन या इनफॉर्मल एप्लीकेशन दी जाती है। यहाँ पे लेटर है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑन द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट बेगर्स, यानी ये स्ट्रीट बैगिंग जो है, ये गलियों में जो भिखारी आके मांगते हैं उसको स्ट्रीट बैगिंग कहते हैं। इन एंड अराउंड योर एरिया, यानी आपके इलाके में और आपके इलाके के इर्द गिर्द ये जो भिखारी जो फिरते हैं और बैगिंग करते हैं, गदागरी करते हैं, उनके हवाले से जो मसला आपको क्रिएट हुआ है
जिस तरह से आपको डिस्टर्ब करते हैं, जिस तरह से वो खैरात, सदका, ज़कात और मांगते हैं मुख्तलिफ बहानों से, इसको हाईलाइट करना आपने, और इससे जो जुड़े जो जुराइम हो जाते हैं उसके हवाले से आपने, इस हवाले से आपने कंप्लेन करनी है एडिटर के नाम खत लिखकर। याद रहे स्टूडेंट्स का, ये एडिटर के नाम खत लिखकर आपने ये प्रॉब्लम हाईलाइट करना है। ये स्टूडेंट्स मेरी बुक पे ये पहला ही लेटर है जो मैंने आपके लिए बुक पब्लिश करवाई हुई है। जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उसमें ये मेरा पहला ही लेटर मैंने वहाँ पे इसकी नंबरिंग की हुई है। स्टूडेंट्स इसके अलावा ये मेरी ही नोट्स में से ही ये एक बार फिर आप देख सकते हैं, ये पहली ही एप्लीकेशन है जॉब एप्लीकेशन की। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। ये जॉब एप्लीकेशन है और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज के नाम आपने ये दरख्वास्त लिखनी है। स्टूडेंट्स इसका एक परफॉर्मा मैंने आपके लिए अरेंज किया हुआ वहाँ पे, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। यूँ ये सेक्शन बी को अगर हम दोबारा थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लें ब्रीफली वीडियो क्लोज करने से पहले, तो 25 नंबर का ऐसे, यानी 5 नंबर की आउटलाइन और 20 नंबर का ऐसे, और फिर 10 मार्क्स की आपकी करेक्शन, और फिर 10 मार्क्स की आपकी इडियोमेटिक फ्रेजेस, और इसी तरह ये 15 नंबर का यानी 15 मार्क्स का आपका ये जो एडिटर के नाम ख़त, ये जॉब एप्लीकेशन में से चॉइस है, आपने एक चीज़ करनी है। तो यूँ 60 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है और 40 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। तो याद रहे स्टूडेंट्स के पीयू का अब के बार जो पैटर्न है वो भी ऐसा ही है। तो इसमें आपके एनुअल में भी ये पैटर्न होगा, और अभी जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम जो कुछ दिनों तक कंडक्ट किया जाएगा उसमें भी पेपर पैटर्न ऐसा ही होगा। सो स्टूडेंट्स होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और जिन स्टूडेंट्स को इसका इल्म नहीं था उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल साबित होगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।